Okay, thank you everyone. And thank you for showing interest to learn smart work. Okay, before starting anything, I'm going to give you my short introduction. I am Richa Mehta, Primary Education Specialist, BCom BEd from Mumbai University. CTET I have completed Central Teachers Eligibility Test and बट मैंने कोई गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन नहीं की। रीजन क्या था कि जब मैंने बीएड के दरमियान रिसर्च किया तो मैंने देखा कि जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी? तो उनको इंग्लिश रीडिंग एंड स्पेलिंग लर्निंग में काफी प्रॉब्लम होती थी एंड इसके कारण से बच्चों को अच्छे ग्रेड नहीं आते थे, वो लो कॉन्फिडेंट फील करते थे और स्टडीज में उनको बहुत प्रेशर प्रेशर फील होता था कि नहीं पढ़ना है। अभी भी मैं कई बच्चों को देखती हूँ, उनको नहीं पढ़ना होता है। अभी 2-3 दिन से मेरे पास अभी कुछ इंक्वायरीज आ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सीनियर केजी के बच्चे, फर्स्ट के बच्चे, दे आर लिटरली क्राइंग, दे डोंट वांट टू फेस टीचर्स। बच्चे टीचर्स को देखना नहीं चाह रहे हैं। ट्यूशन के नाम से, स्कूल के नाम से डरते हैं, घबराते हैं। रीजन क्या होता है कि जो प्रॉब्लम उनको, ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इस कारण से उनको बहुत लो कॉन्फिडेंट फील होता है, उनको शर्म आती है, उनको खराब लगता है। ओके, और वो स्टडीज में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। पेरेंट्स जैसे तैसे स्कूल भेजेंगे, बच्चे जैसे तैसे जाएंगे स्कूल और बीमार पड़ते हैं, मिस करते हैं स्कूल। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ चलती है और फिर जैसे तैसे वो पास होकर के आगे बढ़ते हैं और अल्टीमेटली पता चलता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के साथ। ये सारी चीजें जब मैंने बहुत डीपली ऑब्जर्व की तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा कंटिन्यू किया मैंने कि इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। क्योंकि जब आप हिंदी मीडियम स्कूल में देखोगे तो हिंदी जो है पढ़ाना सिंपल होता है, सिंपल होती है हिंदी, बट इंग्लिश जो है वो काफी डिफरेंट है हिंदी से। इसलिए बहुत दिक्कत आती थी, मुझे खुद भी दिक्कत आती थी। मुझे लगता था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ इसलिए मुझे दिक्कत आती थी। लाइक 10th तक की स्टडी मेरे हिंदी मीडियम से हुई थी। बाद में मुझे भी ऐसा था कि मैं इंग्लिश पढ़ूं, मैं इंग्लिश जानूं, क्योंकि लोग मुझे वही फील करवाते थे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। देन मैंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा और मैंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा और मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। रीजन क्या था कि जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी प्रॉब्लम आने लग गई, ये चीजें मैं देखने लग गई कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी आ रही है ये प्रॉब्लम, तो अब क्या सोल्यूशन है? मेरा बेटा खुद भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसको भी आगे जाकर के यही प्रॉब्लम आएगी, तो करूंगी क्या, कैसे करना है, क्या करना है? देन आई कंटिन्यूड माई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फोनिक्स इंटरनेशनल से मैंने अपना फोनिक्स का प्रोग्राम कंप्लीट किया एंड जो यूके की यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। देन आई हैव कंप्लीटेड माय जॉली फोनिक्स कोर्स। देन आई हैव कंप्लीटेड माय टीचिंग नॉलेज टेस्ट फॉर मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश को डिटेल में, डीप में, ऐसे लोगों को जिसको हिंदी आती है या फिर कोई और लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती है, उसको कैसे सिखाया जाए। And as per my work experience, I worked as a teacher in Kidzi Pre-Primary School, Patna. I worked as a teacher in Christchurch High School, ICSE Board, Patna. मैंने अपनी टीचिंग जर्नी 2005 से स्टार्ट की एंड राइट नाउ इट्स अबाउट 20 years नाउ कि मैं इस फील्ड में हूँ। I worked as a coordinator in Kinder Care Pre-Primary School, Jamshedpur, Jharkhand, 2010. I worked as a principal in Dhodakia School, Rajkot, Gujarat, pre-primary and primary CBSE. I worked as a teacher plus English subject in charge for Podar International School, Mumbai as well as Ahmedabad. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी अच्छे तरीके से। बट जैसा मैंने आपको बताया, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीखा, करा, देखा और एक समय ऐसा आया जब मुझे इंग्लिश का इंचार्ज बनाया गया। आई वॉज फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द टीचर्स। जिनको इंग्लिश पढ़ाना कैसे है वो मैं सिखा रही थी और वो मेरे लिए अपने जिंदगी का सबसे खुशी का समय था। रीजन क्या था कि कभी लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है एंड आज मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो यू कैन सी पिक्स ऑफ माय स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड इन 2017 ऐसा समय आया कि 8 आवर्स का जॉब करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे आते थे।
और कोई भी मेरे घर पे मेरे बच्चे का ध्यान रखने वाला नहीं था। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाउस वाइफ्स को आती है या लेडीज को आती है, पढ़ लिख करके बहुत कुछ कर लेने के बाद भी वो जॉब या फिर कुछ नहीं कर पाती हैं, अर्न नहीं कर पाती है। रीजन होता है कि बच्चे का ध्यान कौन रखेगा या फिर उनके घर का जो भी काम होता है वो कौन संभालेगा। तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी एक समय के बाद आने लग गई, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होने लग गया था, अब वो समझने लगा था। तो लेकिन मैं अपना जो नॉलेज था वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो क्या करूं? ये एक प्रॉब्लम थी जो मेरी लाइफ में आई। एक तो होते हैं लोग जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, और दूसरे होते हैं जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाद में मुझे समझ में आया कि आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, और मैंने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। और जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उस समय आपकी चेकिंग होती है कि क्या ऊपर वाला आपके चेक कर रहा आपको चेक कर रहा होता है कि ये इस प्रॉब्लम को किस तरह से डील करने के लिए रेडी है या नहीं। ठीक है। तो उस समय मुझे कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि मैम आप ट्यूशन स्टार्ट करो। आई थॉट कि ट्यूशन कौन पढ़ाता है? वो पढ़ाते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है। एक्चुअली मेरे माइंड में ट्यूशन के लिए वही चीज थी। और मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस और ये सारा कुछ करने के बाद, डिग्रीज लेने के बाद, क्या मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी? आई थॉट लाइक दैट। बट जो तरीके से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली मुझे करना पड़ा, मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बच्चों के प्रॉब्लम एरिया पे काम करूंगी। बच्चों को होमवर्क नहीं करवाऊंगी, उनके स्कूल से जो होमवर्क मिला वो करवा दिया, घर भेज दिया, नो। जो स्कूल में नहीं कराया जाता है, जो पेरेंट्स नहीं करवा पाते हैं, वो मैं करवाऊंगी। एंड उसके बाद जो रिजल्ट एंड अप्रिसिएशन मुझे मिलने लगा, दैट वाज अनबिलीवेबल। और मुझे अपने ट्यूशन की कभी भी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। एक दूसरे तीसरे बच्चे ऐसे ही मुझे रेफरेंस से मिलने लगे। ठीक है। और जब ये चीजें देखी मैंने कि ये फॉर्मूला, जो मेरा फॉर्मूला था, सीक्रेट फॉर्मूला जो मैं यूज कर रही थी, वो मैं लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारा अच्छा चलता है, तुम अपना फॉर्मूला किसी के साथ शेयर मत करना। बट आई टोल्ड कि नो, इफ दिस इज वर्किंग फॉर मी एंड मेनी स्टूडेंट्स, मेनी टीचर्स, मेनी पेरेंट्स, तो ये मैं क्यों ना शेयर करूं लोगों के साथ। इसीलिए मैंने अपना इंस्टीट्यूट कन्वर्ट किया ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग के लिए। प्राइमरी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें और स्टडीज में एक्सेलेंस तक बच्चों को पहुंचा सके, क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। और यही जो चीजें हैं, आज मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या सीक्रेट है जिसके कारण से मेरे पास बच्चे बिना किसी ऐड के आते हैं, बिना ज्यादा मतलब लाइक जो चीज है, जो फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने फोनिक्स का प्रोग्राम मैंने जो लॉन्च किया इंडिया में, वो हिंदी में था, ताकि हिंदी में सही तरीके से लोग इंग्लिश को सीख पाए। जो लोग फोनिक्स की ट्रेनिंग नॉर्मली लेते हैं, इंग्लिश में होने के कारण उनको समझ में नहीं आती है। और मैं भी एज ए टीचर स्कूल में जब मैं काम कर रही थी, एज ए ट्रेनर जब काम कर रही थी, तो मैंने देखा कि जो टीचर्स को मैं ट्रेनिंग देती थी, दे वर जस्ट ब्लैंक कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता, ये फोनिक्स कहाँ से आया, क्या चीज है, कुछ पता नहीं चलता था। बट उनको जब मैं कन्वर्ट करके हिंदी में समझाती थी तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता था। बट इस जब मैंने देखा कि इंग्लिश के में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो नहीं उनको समझ में आ रहा है, हिंदी में अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी इस प्रोग्राम को मैंने इंडिया में लॉन्च किया हिंदी में। और इस कारण से जो स्टॉक स्पोकन इंग्लिश ने मुझे फीचर किया उनके चैनल पे। यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड भी मुझे मिला, एंड टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया का एक अवार्ड मिला मुझे लास्ट ईयर ओनली। एंड यू कैन वॉच माई इंटरव्यू ओवर हियर। एंड right now I am on a mission to help 1 lakh kids to achieve excellence in studies. So क्या आप भी मेरे साथ इस मिशन पर हो? क्या आप भी मेरे साथ इस मिशन पर हो? yes तो टाइप yes in chat box. Thank you everyone for showing interest to be there with me in this mission. Thanks a lot everyone. So no matter at what level you or your child or your student is, just follow this step by step formula and 90 days में आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं ओवरनाइट की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ रातों रात आप ये हो जाओगे, वो नहीं। You have to follow the system what I am telling you to do and you will get the result in 90 days. And इससे आपको क्या चीजें मिलेगी? तो you can earn up to 50,000 per month
उससे ज्यादा या कम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हो, कितनी चीजें सीखते हो और कैसे अप्लाई करते हो। बट ये एवरेज अमाउंट आपको बता रही हूँ। पेरेंट्स हो तो आप सेव कर सकते हो मनी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू योर ओन किड्स, क्योंकि हजारों हजारों रुपए बच्चे के ऊपर पेरेंट्स जो है वो खर्च करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। You can take tuition, you can take online classes, offline classes, you can apply in school, you can join pre primary और primary classes also। इसके लिए आपको ये सारी चीजें कैसे करनी होगी, तो इसके लिए मेरा अपना एक टेक्नो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंड उसके लिए मैंने कम्युनिटी डिजाइन की हुई है जिसका नाम है एक्सीलेंस हब। और सिर्फ सीरियस लोगों को ही उसमें एंट्री देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सीखना होता है बट सब सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सीरियस होंगे उनको ही वहां पर एंट्री मिलेगी, सारे लोगों को नहीं, क्योंकि सीखना बहुत से लोगों को होता है, अप्लाई नहीं करते हैं लोग, फिर बोलेंगे कि ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। इफ यू आर रियली सीरियस कि हाँ हम सीखेंगे और हम करेंगे, तभी आपको इस प्रोग्राम में एंट्री लेनी है। उसके लिए मैंने कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, कम्युनिटी है मेरी लर्नर एंड एक्शन टेकर्स की। आपने हो सकता है कि रिव्यूज भी देखे होंगे मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने सिखाया है और वो आगे एक्शन ले रहे हैं। तो गोल्ड लेवल का जो प्रोग्राम है एक्सेल स्टडीज फॉर्मूला, जिसमें मैंने अपना सीक्रेट डाला हुआ है कि किस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, वो एक्चुअल वैल्यू इसकी 10,999 है, जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए। बट अगर आज आप सीरियस हो और एक्शन लेना चाहते हो, तो स्पेशल गिफ्ट्स, बोनस एंड डिस्काउंट मिलने वाले हैं आज आपको इस कोर्स के ऊपर। तो इफ आई विल शो यू कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आर यू कमिटेड टेक एक्शन की यस हम लोग सीरियस हैं और हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप हमें बताएंगे कि हाँ ये क्या क्या किस तरह से काम करता है, तो सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड सीरियस, तो टाइप मी इन चैट बॉक्स। Okay, thank you everyone. So here I'm going to start 6 step excellence studies formula, जहां मैं आपको 6 स्टेप बताने वाली हूं और हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है अभी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है फाइंड द प्रॉब्लम एरिया ऑफ द चाइल्ड एंड एक्सेप्ट इट। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट पर्टिकुलर चाइल्ड, एक बच्चा आपके सामने है, उसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल क्लास, कोई भी एक बच्चा, चाहे आपका वो क्लास में स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो आपका अपना बच्चा हो सकता है, या फिर आपका ट्यूशन में आने वाला बच्चा हो सकता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच की बात हो रही है, उन्हें हमें एक बस बच्चे काउंट नहीं करना है, इंडिविजुअल अप्रोच की बात हो रही है कि पर्सनल लेवल पर बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है। मैं यहाँ आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपकी एज 35 ईयर्स या 40 ईयर्स है और आपको कोई प्रॉब्लम होती है एंड यू आर गोइंग टू द डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने बोला कि क्या एज है, तो आप बताते हो कि 35 ईयर्स एज है, एंड द डॉक्टर इज टेलिंग चलो लेट जाओ और आपका ऑपरेशन किया जाएगा। क्या आप उस ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाओगे? इफ यू आर आस्किंग कि मेरा ऑपरेशन क्यों किया जाएगा, आप देखिए तो सही प्रॉब्लम क्या है, पूछिए तो सही। नहीं, हमें पता है 35 ईयर्स की एज में यही प्रॉब्लम आती है, आप लेट जाओ आपका ऑपरेशन किया जाएगा। क्या आप करवा लोगे ऑपरेशन? क्या आप ऑपरेशन करवा लोगे? इफ यस तो टाइप यस, नो तो टाइप नो इन चैट बॉक्स। नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर हम स्मार्टली काम कर रहे हैं कि कहीं डॉक्टर हमारे साथ कुछ ऐसा ना कर दे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नहीं करवाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बच्चे को स्कूल में लेकर के जा रहे हैं, बच्चे को पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि एज कितनी है बच्चे की, आप बताओगे 6 साल है या 7 साल है, ठीक है, इसको इस क्लास में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन दिया जाएगा और उसका ये सिलेबस है, उसको ये पढ़ना है, 3 महीने के बाद एग्जाम होगी, उसको दे देनी है एग्जाम, एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि बच्चे को अच्छे मार्क्स आएंगे। यस, बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। एज पर एज उनको एक पर्टिकुलर सिलेबस दिया जाता है एंड उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको वो सब कुछ आ जाए जो उस स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा रहा है। ना उससे ये पूछा गया कि उसको पहले कोई प्रॉब्लम रही है क्या। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को। कभी किसी बच्चे ने किसी ऐसे स्कूल में सीनियर जूनियर
होता है, जहाँ का करिकुलम कुछ अलग था, किसी दूसरे स्टेट से आए होते हैं, किसी दूसरे गांव से आए होते हैं, किसी दूसरे सिटी से आए होते हैं, कभी बच्चे खुद बीमार रहे होते हैं, कभी उनके पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ होता है, ड्यू टू मेनी रीजंस उनकी स्टडी बिगड़ी होती है, और या फिर आपको अवेयरनेस नहीं है क्या पढ़ाना था कैसे था, तो बच्चे का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं था, बट उससे एक पर्टिकुलर क्लास में एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ये चीज आनी ही चाहिए। ओके, आज एक पेरेंट से बात हुई, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के पेरेंट ने बताया कि मैम शेमफुली मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। आई टोल्ड नो, इट्स ओके, अगर आपके बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट कि उसको हो रही है, तो उसमें आपको शेमफुल होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, वी कैन इम्प्रूव द चाइल्ड। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने ये बताया मुझे कि उसको इस पर प्रॉब्लम हो रही है, ना कि उन्होंने ये बोला कि मैम उसको बस एग्जाम मुझे जैसे भी पास करवा देनी है। तो हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर चाइल्ड का प्रॉब्लम एरिया पहले देखना है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो। हर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम एरिया चेक करना होता है, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन द सोल्यूशन। ना कि बस आया और उसको ये पढ़ाना है, इसकी एग्जाम होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला है, बस जाने दो। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा उसको इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, उसके बाद उसको ब्लेम किया जाता है कि दिस इज द स्लो लर्नर, दिस इज दिस टाइप ऑफ चाइल्ड, ये स्टबन है, ये सुनता नहीं है, ये ऐसा नहीं करता, वैसे नहीं करता। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी कि बैठा करके उनको सही तरीके से अगर पढ़ाया गया, किया गया, बच्चे 3 महीने के अंदर इम्प्रूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर कोई एडीएचडी ब्लेम किया जाता है, अगर सही तरीके से उसको देखा जाए, सॉल्व किया जाए प्रॉब्लम को, तो बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर पहले बच्चे का प्रॉब्लम एरिया फाइंड करना है, देन वी हैव टू वर्क ऑन द सोल्यूशन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, इन सबको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और अगर बच्चे की इंग्लिश सही नहीं है तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। 70% एरिया जो है इंग्लिश ने कैप्चर किया हुआ है, एंड यू आर थिंकिंग कि भाई हम उनको ईवीएस के क्वेश्चन आंसर लर्न करवा लें, हम मैथ का स्टोरी सम करवा लें, हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लर्न करवा लें, नहीं कर पाएगा बच्चा। बच्चा टेक्स्ट रीड नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको स्पेलिंग नहीं आ रही है, दे आर नॉट एबल टू स्कोर द मार्क्स इन एग्जाम्स। ठीक है, तो हमें करना क्या है अभी, एज पर द रिजल्ट, सॉरी, एज पर द रिसर्च डन ऑन 5 to 11 ईयर्स चाइल्ड की क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ये प्रॉब्लम्स आती है कि सबसे पहले बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, बच्चे सही से रीड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे स्पेलिंग लर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, उनको स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं रहता है। ओके, राइटिंग लिखते हैं बट रीड नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। और ये तो जो राइटिंग बट नॉट रीडिंग एक दीमक की तरह काम करता है कि बोर्ड पे चीजें जो लिखी होती है ना वो बच्चे कॉपी करके आ जाते हैं, घर पे पेरेंट को दिखा दिया कि ये मुझे लिखाया, ठीक है, नोटबुक भरी है, टीचर ने भी चेक कर लिया कि ठीक है मैंने बोर्ड पे लिखवाया था, बच्चे ने लिखा, चेक कर लिया, उसके बाद घर पे आके पेरेंट ने भी देख लिया, अच्छा ठीक है नोटबुक में लिखा हुआ है, इट्स ओके। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसकी स्पेलिंग उसको आ रही है कि नहीं, कुछ किसी ने कुछ पूछा नहीं, बच्चा इसी तरह से जाकर के एग्जाम भी दे के आ जाता है, उसको रटवा भी दिया जाता है, एग्जाम भी दे करके आ जाता है, और आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसमें से एक या दो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है, और उसके साथ अगर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस है, मतलब सही गाइडेंस नहीं है, तो आगे बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप कितने भी सपने देखते रह जाओ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के, बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें डॉक्टर की तरह काम करना है,
प्रॉब्लम डायग्नोस करना है और सोल्यूशन पे काम करना है। उसके लिए हमें कुछ टेस्ट लेने पड़ सकते हैं, इंग्लिश के डिफरेंट स्किल्स के, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग उसके। तो मैंने मेरे सेल्फ इवेल्यूशन फॉर्मूला में ये बताया हुआ है कि किस तरह से आप हर चाइल्ड का टेस्ट लोगे। सारे बच्चे अलग तरीके के होते हैं। अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 20 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिसको मतलब बहुत अच्छा या फिर ठीक ठाक 80% तक मार्क्स आते हैं, और बाकी के सारे बच्चे एवरेज या फिर बिलो एवरेज होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को हम टॉप में कैसे लेके आएंगे, तो कैसे लाना है, उनका प्रॉब्लम एरिया फाइंड करना है। सेल्फ इवेल्युएशन फॉर्मूला में मैंने ये सारी चीजें बताई है कि किस तरह से आप किसी बच्चे को चेक करोगे कि आप उसका प्रॉब्लम एरिया फाइंड कर सको। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मैंने बताया हुआ है, और 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ मैं स्कूल के टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एक बच्चे को क्या आना चाहिए, मतलब किसी भी लेवल पर बच्चा है तो उसको क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये सब बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिस्ट दी हुई है। अगर आप कोई पेरेंट हो, टीचर हो, आपको खुद भी नहीं आता है तो ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। ऐसी काफी सारी वर्ड लिस्ट है जहाँ अलग अलग तरह के बच्चों को आप चेक कर सकते हो। ये हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगी, ताकि अगर आप पेरेंट टीचर हो तो कई बार लगता है कि भाई हमें नहीं आता है, हम कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको नहीं आता है तो यहाँ पर मैंने हेल्प के लिए आप लोगों को दिया है, जस्ट यू नीड टू चेक कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं। आप हिंदी में पढ़ो, बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा, एंड यू हैव टू चेक दैट कि उसको सही में आ रहा है कि नहीं। ओके, और इस तरह की से किस तरह से आप और भी चीजों का इंग्लिश में टेस्ट करोगे, फोनिक्स है, ग्रामर है, रीडिंग है, स्पेलिंग, सब कुछ के लिए बताया हुआ है मैंने। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बच्चे का प्रॉब्लम एरिया क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। नाउ सेकेंड स्टेप, सेट द गोल। हियर वी नीड टू सेट द गोल। तो टाइप 2 इन चैट बॉक्स टू नो सेकेंड स्टेप। Type 2 in chat box. I want to see how many of you are active and listening properly. Okay, thank you everyone. So now let's move ahead. आपको प्रॉब्लम एरिया पता चल गया। अब आपको क्या करना है, दो तरह के गोल सेट करने होते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल होता है और एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म हमारा गोल क्या है, स्टडीज में एक्सीलेंस तक पहुंचना, मतलब कि बच्चों को टॉप बनाना, या फिर अगर कोई बच्चा टॉप नहीं, मतलब लाइक अगर बिलो एवरेज है या एवरेज है तो उसको कम से कम एवरेज में लेकर के आ जाए हम। ठीक है, और एवरेज है तो उसको और आगे लेकर के जाए, ये हमारा गोल है। तो एक सब्जेक्ट पे कमांड आए उसको, ये भी हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। इट टेक्स टाइम, मतलब अगर कोई भी काम आपको 6 महीने से ज्यादा में आप कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे 3 या 6 महीने से ज्यादा लग रहा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे। अब हम शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल के साथ ही कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा का पूरा घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए आपको हर छोटी छोटी चीज बनवानी पड़ती है। ठीक है, और वो बहुत ही सफाई से बनवानी पड़ती है, तब जाकर के घर वो लंबे समय तक टिकता है। उसकी खिड़कियां बनवानी है, उसके दरवाजे बनवाने हैं, वहां पर सही से ईंट लगनी चाहिए, यहाँ पर सही से प्लास्टर होना चाहिए। तो ये सब छोटी 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 चीज मिलकर के एक अच्छा सुंदर सा घर बनता है। वैसे ही बच्चों के लिए हमें साउंड टीचिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पेलिंग, ईच एंड एवरी एरिया पे हमें ध्यान देना है कि बच्चा वो सही से कर पा रहा है कि नहीं। देन ओनली हम लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बिना जो है आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास टाइम नहीं होता। न बच्चों के पास टाइम है, न पेरेंट्स के पास टाइम है, न टीचर्स के पास टाइम है। बट रिजल्ट हमें सबको चाहिए, तो कैसे करेंगे, यू नीड टू डू टाइम मैनेजमेंट। और वो डिसिप्लिन बच्चों को भी सिखाना पड़ता है, खुद भी सीखना पड़ता है। और जो भी लोग या जो भी बच्चे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने ये टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखी है और कहीं ना कहीं वो अपना रहे हैं, तभी वो कर पाते हैं। ओके, तो
यहाँ मैंने कई सारी चीजें बताई हुई है। कई लोग पूछते हैं कि मैम कोर्स हमें कैसा दिखेगा, क्या चीजें हैं। तो 1 मिनट। पुल, all, ball, call, fall, gall, hall, mall, wall, stall। यहाँ पर ओ का साउंड लॉन्ग ओ है, ओ बोलना है। ब ओ बोल, ट ओ टोल, र ओ रोल, स्ट र ओल स्ट्रोल, स्क र ओल स्क्रोल, प ओ पोल, ट र ओल ट्रोल। एंड ये डॉल है, मतलब यहाँ पर जो ऑल का साउंड था वो वाला साउंड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसको रेड से लिखा है, द ऑल डॉल। इल, ब इल बिल, इल फिल, क इल किल, ग इल गिल, ह इल हिल। यहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई है, बहुत काफी डिटेल में मैंने एक एक वर्ड को रीड करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक साउंड एंड का जो भी रूल है या स्पेलिंग है या एक्सेप्शन है वो सबके साथ में समझाया है, ताकि किसी भी पेरेंट को, बच्चे को प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रही है इंग्लिश कैसे पढ़ना है, कहाँ पर क्या साउंड होगा, कैसे उसको स्पेलिंग लिखनी है, वो सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक टीचर है जो अपने बारे में बताना चाहती है। शी इज 40 years old और उनको खुद भी इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, और जब उन्होंने पढ़ाना मतलब कुछ करना चाहा तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उनको। तो वो क्या करते, उन्होंने क्या किया वो देखिए अभी आप। हाय, आई एम सुलभा शुक्ला। मेरे बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, तो उन लोगों को जैसे रीडिंग में, राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो भी जैसे तैसे करके मैंने सिखाया। फिर मैंने ट्यूशन्स चालू किए, तब मुझे तो वही दिक्कत आई। अब क्या करें, तो मुझे ऋचा मैम मिले। ऋचा मैम ने एक्सेल इन स्टडी फॉर्मूला उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उस हिसाब से मैं बच्चों को सिखाने लगी। तो उनके उनके तरह से जब मैंने सिखाना चालू किया तो बच्चे फटाफट कैचअप करने लगे और मुझे उनका रिजल्ट भी अच्छा मिलने लगा। और नहीं, बच्चे रट्टा पट्टी करके नहीं, तो उसको सीख कर, अंडरस्टैंडिंग करके वो स्टडी में इंटरेस्ट लेने लगे। और बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी रीडिंग, हैंड राइटिंग उनका इम्प्रूव हुआ है और स्पेलिंग लर्निंग भी फटाफट करने लगे हैं। वो एक बच्चों को मतलब बहुत अच्छे से स्टडी में इंटरेस्ट आने लगा है मिला। थैंक्स टू रीचा मैम। थैंक यू सिल्वा मैम फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। देयर आर सो मेनी अदर मेंबर्स आल्सो जो इसी तरह से कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। इन लोगों को खुद भी प्रॉब्लम होती थी और क्या करे, कैसे आगे बढ़े, नहीं समझ में आता था, और अब ये सारी चीजें अप्लाई करके काफी इनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्वेश्चन जो भी है वो प्लीज लास्ट में पूछिएगा, अभी कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। ऑलरेडी मैंने बोला कि क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में होगा, Q&A में आप टाइप करके रख सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर हियर। थर्ड स्टेप जो है हमारा, इंटरेस्ट क्रिएट करना। अब हम थर्ड स्टेप पे हैं कि बच्चों को स्टडी बहुत बोरिंग लगती है, और हम एज ए टीचर, एज अ पेरेंट बच्चों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। कि ऐसा क्यों, उनकी ड्यूटी है। कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि मैम उनको तो पढ़ना ही पड़ता है ना, उनको डेली आना ही पड़ेगा ना ट्यूशन, ये करना ही पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा, उनको कुछ नहीं पता होता है। दे आर चाइल्ड, दे डोंट नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज। इसलिए अगर आप उनको जज कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो, दे आर फीलिंग लो कॉन्फिडेंट, दे आर फीलिंग वेरी बैड।
और इसके कारण क्या होता है कि बच्चे के ऊपर लॉन्ग टर्म में असर पड़ता है, आपको तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आजकल के बच्चों को तो इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखेगा। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहेगा, घर पे पढ़ेगा नहीं, चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाएगा नहीं, बीमार पड़ने लगेगा। ये सारी चीजें होती है अगर बच्चे को सही से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और उनको अगर नेगेटिव चीजें बोली जा रही है तो स्कूल में या फिर ट्यूशन में या फिर घर में, तो ठीक है। तो फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट जो है वो बच्चों के माइंड पे एडवर्स इफेक्ट देता है और बच्चों को 15-20 साल के लिए पढ़ाई करनी है, उससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी है। आज के डेट में मुझे आज भी पढ़ाई करना पसंद है। डेली आई एम लर्निंग फॉर 1 to 2 hours। पढ़ाई मतलब कोई कॉलेज जाके पढ़े कोई जरूरी नहीं है। स्टडी का मतलब होता है कि सेल्फ स्टडी करना भी पढ़ाई है। अगर मैं कोई बुक खरीद करके लाती हूँ और उससे मैं कोई लेसन सीखती हूँ कि कैसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है या फिर कैसे आपको मार्केटिंग करनी है या फिर कैसे वीडियो बनाने हैं, ये भी एक स्टडी है। आज के समय में इसी की डिमांड है। तो वो स्टडी करने के लिए लायक आज की डेट में भी मैं हूँ क्योंकि मुझे स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था। तो बच्चे को हर अब आज की डेट में आप सोचो आपको भी सीखना पड़ रहा है। तो सॉरी, आज से कुछ साल के बाद हर समय जमाना चेंज होगा और जिसका लर्निंग एटीट्यूड होगा वही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो उनकी जर्नी, उनका ग्रोथ रुक जाएगा। तो अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है पहले, न कि सिर्फ एग्जाम पास करना है और उनको आप जॉब में डलवा दो। क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने के कारण, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होने के कारण आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़ लेने के बाद भी जॉब सही से नहीं मिलती है, खाली डिग्री लेने के बाद सही से जॉब नहीं मिलती है, मिलती भी है तो टिक नहीं पाते हैं लोग उसमें। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फोर्थ स्टेप, बच्चों को मोटिवेट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी आपको बच्चों के लिए जरूरी है। आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास मुझे कई लोग बोलते हैं मैम सिर्फ हमें फोनिक्स दे दीजिए, हम बच्चों को करवा लेंगे, या आप हम वेबिनार में आप हमें क्या बता रहे हैं, हम तो फोनिक्स सीखने आए थे या तो हमको इंग्लिश जानना है। ये एक पेरेंट्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग का वेबिनार है। मैं जो आप डेली केस देखती हूँ ना, अभी भी मेरे पास एक पेरेंट जो आए थे, आज की बात कर रही हूँ, सीनियर केजी में बच्चा है, पेरेंट्स को पता है फोनिक्स क्या है और उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि फोनिक्स कैसे पढ़ाना है, बट स्टिल द पेरेंट इज नॉट एबल टू टीच द चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट सिटिंग विद द पेरेंट। बच्चे के साथ पेरेंट के साथ बच्चा बैठने के लिए तैयार नहीं, बोला मैं मेरे साथ बैठता ही नहीं बच्चा, मैं पढ़ाऊं कैसे। ठीक है, और बहुत सारे पीएचडी किए हुए लोग भी हैं जिनके पास बच्चे पढ़ने नहीं बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाना आना चाहिए बच्चे को, आपको हाथ में कैप्चर करना आना चाहिए कि आज बच्चा आया है मेरे पास तो उसको कैसे आप अपने मुट्ठी में ले लोगे। और अगर वो चीज आपको नहीं आती है ना, तो बच्चा, आपको कुछ भी आता हो दुनिया का, बच्चा आपके पास पढ़ाई नहीं करे। ठीक है, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको ये स्किल्स सीखनी जरूरी है, फिर आप उसको कुछ भी सिखा लो। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेप आता है मोटिवेट करना। बच्चे स्टडी का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। आज आपको क्या लगता है, 5 साल का बच्चा रोते धोते स्कूल पहुंच जाता है, जबरदस्ती भेजा जाता है, जाओ तुम जाओ, फिर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम नहीं जाना चाहते हो, तुमको डॉक्टर बनना है कि नहीं। अरे उसको क्या पता है कि डॉक्टर इंजीनियर क्या होता है, उसको उसकी गुड्डे गुड़िया कार, यही मोबाइल गेम यही सब पसंद है, टीवी पसंद है, क्योंकि उसको वो प्रॉब्लम नहीं देखी है उसने, जो आपने देखी, हमने देखी। स्ट्रगल आपने हमने किया है, उस बच्चे ने अभी तक किया ही नहीं है। हो सकता है आगे आने वाली लाइफ में उसको कभी करना पड़े, भगवान न करे कि करना पड़े, लेकिन करना पड़ेगा तब उसको समझ में आता है, तब उनको अपना जो एंजॉयमेंट होता है, जहां उसको खुशी मिलती है, वही चीजें उन्हें समझ में आती हैं। दूसरी बात, डॉक्टर इंजीनियर के सपने जो लोग दिखाते हैं बच्चों को, तो डॉक्टर इंजीनियर के सपने दिखाने के पीछे 2 गोल्स होते हैं। कोई भी अगर आप बड़ा सपना दिखाओ, एक, पैसे कमाने लायक हो जाए बच्चा, अच्छा पैसा कमाए कोई भी इंसान। दूसरा, उसका नेम फेम हो, अच्छी तरह से लोग उसे जाने, नाम हो समाज में, आपका हो, आपके परिवार का हो, बच्चे का हो। ठीक है, तो ये 2 रीजन होते हैं। अब बच्चे को 12 साल की उम्र तक इन दोनों चीजों के बारे में मोस्टली पता नहीं होता है, क्योंकि जो शेम की फीलिंग होती है ना बच्चों के, वो 12 साल के बाद बच्चों के अंदर वो शेम की फीलिंग डेवलप होना स्टार्ट होती है। तब तक वो जो शेम की जो फीलिंग है ना, वो दूसरे तरीके से रहती है अंदर और वो बाहर आती भी नहीं है। ठीक है,
दूसरी बात, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको डांट मार, खराब बातें यही सब सुनने की आदत है। आज तक उन्होंने कभी अच्छा सुना ही नहीं है, फील ही नहीं किया है, जिससे उसको उस चीज की खुशी हो कि मेरा नाम होगा, रुतबा होगा तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है पैसे की। तो पैसे की कीमत उनको अभी तक पता नहीं है। मनी चैप्टर भी उनको जबरदस्ती सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में समझाया पढ़ाया जाता है, तब उनको थोड़ा समझ में आता है, अच्छा इसको ये नोट बोलते हैं, ये पैसे होते हैं। बट आटे दाल चावल का भाव जो इसको बोला जाता है, वो उन्हें पता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, आप उनको वो चीज फेस भी नहीं करने देना चाहते हो। कोई भी पेरेंट है, या आप टीचर भी होगे, पेरेंट भी होगे, हर पेरेंट चाहता है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं पहनूं या ना करूं, लेकिन मेरा बच्चा जो है ना अच्छी से अच्छी चीज, अच्छी से अच्छी पढ़ाई, अच्छे जैसे स्कूल में जाए। जैसे कि अगर 1 रुपए की इरेजर से काम चलता है ना, तो हम 10 रुपए का इरेजर दिला के देंगे। बच्चे ने बोला, अरे के रहूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली डूइंग दिस थिंग? यस, मोस्टली पेरेंट्स आर डूइंग दिस। इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग दिस। क्यों? हमें नहीं मिला, हमारे बच्चे को मिलेगा, और ये होता है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम उनको सब कुछ दे रहे हैं, तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उनको वो पैसे की कीमत पता चले, कि प्रॉब्लम वो जो हमने फेस की वो फेस कर पाए। हमने उनको देखने नहीं दिया, और हम नहीं देखने देना चाहते हैं प्रॉब्लम। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप उनको ऐसे सपने दिखाओगे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें क्या पता इसकी क्या प्रॉब्लम, वो क्या है, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, आप अपने गुस्से में डांट दो, मार दो, फिर रो लो, खुद रो लो, वो रो ले, फिर आप उसको प्यार करो, फिर से आइसक्रीम खिला दो ले जा करके। ये सब रूटीन चलता रहता है, और बच्चा फिर से वही करेगा। ठीक है, ये सब करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, वो करना है जो गेम वाले यूज करते हैं। गेम वाले जो बच्चों के साथ माइंड गेम खेलते हैं, कि बच्चों को वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स के रिवॉर्ड्स देते हैं, और कि मोटिवेट रखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा गेम खेल रहा है, खेलते खेलते वो किसी रीजन से वो पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या होता है वहां पर, उनको क्या बोला जाता है कि चलो तुम निकलो गेम से, हो गया तुम्हारा काम खत्म, अब मत आना। या फिर वहां उसको डांटना शुरू कर दिया जाता है, मारना शुरू कर दिया जाता है। नहीं होता है ना। बेसिकली देखा जाए तो जिस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पाया, वो फेल हो गया है वहां पर, जैसे बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फेल हो गया वहां पर, तो गेम वालों ने उनको सपोर्ट किया और लाइफ दी, और उसको मोटिवेट किया, कोई बात नहीं है, तुम कल खेल लेना, तुम ये ऐसे ऐसे ट्राई कर लो, वैसे ट्राई करो, तो वो मोटिवेट कर रहे हैं वहां पर। एंड हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें उनको सालों तक करनी है, 20 साल तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, कितने सालों तक बच्चे पढ़ते ही रहेंगे, कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, उसके लिए हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं, वहां पर उनको पनिशमेंट दिया जाता है, और वो खराब फील करते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो वहीं हमें जरूरत है अपने आप को समझने की, बच्चों को समझने की, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की। यहाँ पर एक और टीचर है जो बताना चाहते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें अप्लाई की, तो क्या रिजल्ट मिला उनको। आपका जो फॉर्मूला है वो यूज करने के बाद मेरे पास इतने सारे बच्चे आने लगे कि मुझे भी उनको मना करना पड़ा, मुझे उनको ना बोलना पड़ा। इतना अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। एक्चुअली आपके इस कोर्स का बहुत अच्छे से मुझे यूज हुआ। एक्चुअली मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। जो छोटी छोटी बातें अपने हैंड राइटिंग इम्प्रूव के लिए या फिर फोनिक्स सिखाने के लिए, रीडिंग के लिए जो आपने बताई है, वो बहुत ही वर्कआउट हुई। मैंने बच्चों पे भी अप्लाई किया, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। बहुत ही आपका मतलब इस वीडियो से तो मुझे इंग्लिश सिखाने में इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है। थैंक यू सो मच। और जो एवरेज बच्चे हैं उनको सिखाने में बहुत डिफिकल्टी आती थी, या फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे रीडिंग सिखाए। मैं लेती तो थी कि मतलब हार्ड वर्ड्स निकाल के फिर उसको रीड करवा के, बट जब से फोनिक्स सीखा तब से मुझे आइडिया आ गया कि मतलब कैसे बच्चों को इजीली सिखाना है रीडिंग। तो रीडिंग में तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा, एंड अंडरस्टैंडिंग में भी। मैं कितना भी उनको वो रट्टा मार के हार्ड वर्ड्स करवाऊं या फिर
बाकी कैसे भी स्पेलिंग मेकिंग में दिक्कत आती, तो जितना मेरा नॉलेज था उतना तो मैंने दिया था, बट फोनिक का आइडिया मुझे भी इतना नहीं था। जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मैंने सीखा, फिर बच्चों पे अप्लाई किया, इट्स रियली वेरी नाइसली वर्क। थैंक यू, थैंक यू। इन्होंने अप्लाई किया और इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। घर बैठ करके अपने बच्चों का ध्यान रख पा रही है, अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है और दूसरे के बच्चों को भी पढ़ा पा रही है, ठीक है, और अर्न कर पा रही है, वो अलग है। देख सकते हैं आपके इनके पास टाइम अब नहीं है कि वो और बैचेस लें। मुझे लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास ट्यूशन के लिए बच्चे भेजो, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ट्यूशन के लिए बच्चे अब मत भेजो, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है, वही चीजें इन्होंने भी अपना एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। बच्चे ऐसे ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो ही चीज यूज कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ और मैं करती हूँ और करवाती हूँ। नाउ अब हम फिफ्थ स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फिफ्थ स्टेप है हमारा क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आगे फिर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ एक और मदर है, एकांश, उनके बच्चे का नाम है, सेकेंड स्टैंडर्ड में था तब उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट किया था मेरे साथ में, और आप देख सकते हैं 1 मंथ में मेरे बच्चे ने टॉप कर लिया। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मैं 3 मंथ का टाइम देती हूँ, इन्होंने तो 1 मंथ में करके दिखा दिया, ठीक है। तो ईवीएस इंग्लिश में उसको 95 आ गए आउट ऑफ 100। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और इनको काफी अच्छा फील हो रहा। अब आगे मैं आपको चीजें बताती हूँ कि स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम देख रहे हैं कि ये जो पीपल हैं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे लोग पेरेंट या फिर टीचर हैं, और इनको जो स्टोन दिया गया है ये बच्चे हैं, ठीक है। इस आप इनको देखोगे कि इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आराम से जो इनको स्टोन मिला है उसको आराम से ले जा पा रहा है, क्योंकि इसका स्टोन इजीली जाने के लायक है। राउंड शेप का मिला है, ये तो आराम से ले जा पा रहा है। और इनके जो स्टोन्स है वो क्यूबॉइड शेप के हैं, काफी धक्का देना पड़ रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है, ये खुशी खुशी ले जा रहा है। तो अभी क्या है कि हम नॉर्मली जब देखते हैं ना कि कोई बच्चा बहुत अच्छा चाइल्ड है, उसको हम मानते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, मतलब इसको ऐसा ही मिला था शुरू से। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ वो गॉड गिफ्टेड था, उसको सब पहले से आता था, बस उसके पेरेंट को तो उसके ऊपर कुछ करना नहीं पड़ता है, बच्चा खुद ब खुद करके रेडी हो जाता है। और टीचर भी उसको पसंद करते हैं, उसको मॉनिटर बना देते हैं, सारे सब्जेक्ट के टीचर उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये चीजें मानी जाती हैं, ठीक है, कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। तो मैं आपको बताऊं तो जब ये पर्सन यहाँ पर था उस समय इसको भी इसी तरह का क्यूबॉइड शेप का ये स्टोन मिला था, और इसने बैठ करके यहाँ पर कुछ समझिए कि 10,000 उसको इसमें लगाने पड़े होंगे ये स्पेशल स्किल्स को सीखने के लिए। इन लोगों ने भी स्किल्स सीखी हुई, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता है, ड्रैग करके तो ले ही जा रहे हैं। इसने कुछ स्पेशल स्किल्स सीखी, कुछ टूल्स लगाए, उसके साथ ही स्किल्स और टूल्स के साथ ही उसने मेहनत की, यहाँ बैठ करके पेशेंस रखा। जब ये पर्सन इतना आगे निकल गया तब भी ये बैठ करके सफाई कर रहा था इसके स्टोन की। उसके साथ सबसे बड़ी बात, इसने अपना जो शाइनी ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कोट, वो उतार के फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे काम करना, मेहनत करनी है, ठीक है। और ये लोग अभी भी कोट वोट पहने हुए। कोट किसको दर्शा रहा है? जो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस हैं या बड़ी बड़ी स्कूल है उसको। बट इसने उसके ऊपर ध्यान दिए बिना ये सिर्फ और सिर्फ अपने चीज पर काम कर रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 लाख का इनाम पड़ा भी होगा तो वो किसको मिलेगा? सिंपली इसी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर बैठ करके चीज को समझा, स्किल के ऊपर मेहनत की, सॉरी स्किल सीखी, इस स्टोन के ऊपर मेहनत की, और वो आगे निकल गया सबसे। जब तक यहाँ पर बैठा था वो, तब तक ये सब आगे निकलने के चांसेस में थे, बट इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बाद में। और जिंदगी भर आगे भी अगर इसको रेस खेलनी होगी ना तो फटाफट आगे निकल जाएगा। और यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बच्चा था इनके साथ भी यही हुआ। एक बार उन्होंने जो फॉर्मूला मैंने बताया उस फॉर्मूला से बच्चे का बेसिक क्लियर करवाया, सारी चीजें करवाई, और बच्चा 1 महीने में जो है वो दूसरे बच्चों से आगे निकल गया।
थर्ड में जब पहुंचा, थर्ड के क्लास टीचर ने पूछा कि भाई ये बच्चे क्या, इस बच्चे को क्या खा के पैदा किया, ये तो गॉड गिफ्टेड बच्चा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसा बोला जाता है हमारे यहाँ इंडिया में। बट उन्होंने बोला कि नहीं मैम, इसकी हालत पहले ऐसे नहीं थी, अभी उसका मैंने उसके ऊपर वर्क किया, तब जाके सेकंड में वो आगे बढ़ा। बट उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे वो टीचर, फिर सेकंड की टीचर से मिलवाया, तब जाकर उन्हें बिलीव हुआ। अभी ये जो लेडी है ये खुद भी अर्न कर रही है, अपने बच्चे को करवा दिया, दूसरे बच्चों को करवा रही है, और पहले अपने बच्चे के साथ 3 4 5 घंटे लगी रहती थी, टेंशन होता था, लेकिन अभी अपने बच्चे के ऊपर उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, आराम से बच्चा जा रहा है और बाकी का समय जो बचता है वो अपनी अर्निंग में लगा रही है। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, न कि हार्ड वर्क। क्या आपको ये स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क के बीच का डिफरेंस समझ में आया जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ? इफ यस तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों का नेट का रिचार्ज खत्म हो रहा होगा, तो नेट का रिचार्ज करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी चीजें सीखनी बाकी हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ इंग्लिश? ओके, 20th सेंचुरी में इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती थी और 21st सेंचुरी की जो इंग्लिश है उसमें क्या डिफरेंस है? अभी यहाँ पर जो हमारा बेसिक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पहले जो इंग्लिश पढ़ाई, अभी फोनिक्स एंड साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश के ऊपर, रूल्स एंड साउंड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। पहले ग्रामर और उसके रूल के ऊपर फोकस किया जाता था, अब रीडिंग एंड स्पेलिंग लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके रूल्स के ऊपर फोकस किया जाता है। पहले हार्ड वर्क होता था, अब स्मार्ट वर्क होता है। पहले फियर ऑफ इंग्लिश था, इंग्लिश से डर लगता था, अब लोग इंग्लिश को सही तरीके से समझ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग को। और पहले जो है डिक्शनरीज हुआ करती थी, अब वीडियोस होते हैं। जो मैंने आपको बताया, मेरे वीडियोस देख करके लोग सीखते हैं, जो मेरे कोर्सेस हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेस हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेस है, अपने फ्री टाइम पे लोग देखते हैं और सीखते हैं, ताकि ना उनका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, और वो अच्छी तरह से सीख पाए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इंग्लिश डिफिकल्ट क्यों है उसके ऊपर। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश विच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट। और सबसे पहली बात, इंग्लिश के लिए जो फैक्ट है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और अगर आप देखोगे तो सारी चीजें आजकल आपको इंग्लिश में मिलती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटरनेशनल है इसीलिए हमारे लिए सीखना जरूरी है, और दूसरा मोस्ट डिफिकल्ट है इसीलिए सबको परेशानी आती है। ऐसा माना जाता है कि जिसको इंग्लिश आती है ना, मतलब वो समथिंग एल्स है, मतलब कुछ तो अलग है। ठीक है, और जिनको नहीं आती है या जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ये फील करा जाता है यू आर नथिंग, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, कि अगर किसी को इंग्लिश आ रही है तो उसको एकदम भगवान के जैसे ट्रीट किया जाता है, और जिसको नहीं आती है उसको ट्रीट किया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, चाहे तुम ग्रेजुएट हो या कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है बस, या तुमने ये वर्ड रॉन्ग बोल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन तुम्हें नहीं आया। हिंदी भले लोग गलत बोलेंगे तो चल जाता है, पूरा पूरा सेंटेंस गलत बोल रहे हैं, पूरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन की बैंड बजी हुई हो तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश अगर नहीं आई ना, एक वर्ड गलत बोल दिया तो लोग आपको भरी महफिल में शर्मिंदा कर देते हैं। ठीक है, और हमें फील होने लगता है "ओह, क्या पाप कर दिया हमने, क्या गुनाह कर दिया"। ठीक है, तो यही सारी चीजें मेरे साथ भी होती थी, और जब बोलते हैं ना कोई चीज दिल पे लग जाती है तो फिर उसका इलाज करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि जो प्रॉब्लम मुझे आई और अब मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया, तो व्हाई आई शुड नॉट टीच अदर्स। तो हियर व्हाई इंग्लिश इज डिफिकल्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो वन लेटर कैन मेक डिफरेंट साउंड्स।
एक लेटर जो है वो डिफरेंट साउंड्स कर सकता है, जैसे सी का साउंड स भी होता है, क भी होता है, ऐसा हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। एक साउंड के लिए डिफरेंट वेज में लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे के, सी के क के लिए लिखा है, अगर मान लो किसी ने कैट बोला तो सी लिखना है, काइट बोला तो के लिखना है, चेक बोला तो क्यू यू ई लिखना है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, जब आप इसको सही से जानोगे तो आपके लिए इंग्लिश इजी हो जाएगी। नाउ 2, 3, 4 लेटर्स टुगेदर मेक अ लेटर ग्रुप, मतलब ये सब मिलकर एक, जैसे कि TCH उसका साउंड च है, AUGH उसका साउंड ओ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम साइलेंट साइलेंट बोलते हैं ना, ऐसा साइलेंट वाइलेंट कुछ नहीं होता है, वो हर वर्ड में रूल होता है, वो हमें ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक वर्ड समझा रही हूँ, इसको अगर आप सही से समझ लेते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंग्लिश को सच में पढ़ा, लिखा, समझा और उसकी स्पेलिंग कैसे लर्न की जाती है। ओके, रेडी? सो यहाँ पर एक वर्ड है नेबर, इसको हम नेबर बोलेंगे, नेबर। पढ़ने में, लिखने में सभी से मिस्टेक होती है इस वर्ड को, बच्चों को भी दिक्कत होती है, बड़ों को भी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो रीड करने में और दूसरी बात इसकी स्पेलिंग लर्न करके लिखने में। अभी मैं आपको क्विकली इसकी स्पेलिंग रीड करना और उसके साथ साथ में लिखना भी सिखा दूंगी। तो यहाँ पर नेबर की स्पेलिंग में 9 लेटर्स हैं, बट साउंड सिर्फ 4 हैं। 4 साउंड्स आर देयर। विच साउंड्स आर देयर? लेट्स राइट इन हिंदी। तो न, एन का साउंड न, ये हमें पता है। बी का साउंड ब, ये हमें पता है। डिफिकल्टी कहां पर है? तो EIGH का साउंड ए होता है, ये एक लेटर ग्रुप है। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ये साइलेंट है वो साइलेंट है, नहीं, ये EIGH मिला करके ए साउंड कर रहा है। OUR का साउंड अ होता है। इट्स नॉट अर, इट्स नॉट आवर, इट्स ओनली अ, ठीक है। अब एक एक करके याद करते हैं। एन, न क्लियर है, बी, ब क्लियर है, EIGH अभी हमें लर्न करना है। तो EIGH एक और वर्ड में आता है, वो है एज। देखिए, एट, एट ऐसे पढ़ते हैं। क्या आपने कभी भी ध्यान दिया कि एट की स्पेलिंग इतनी बड़ी होने के बाद भी साउंड सिर्फ 2 ही है, और 8 की स्पेलिंग बच्चों को लर्न नहीं होती है जल्दी से, बट यहाँ पर आप दोनों स्पेलिंग एक साथ लर्न भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। EIGH एक लेटर ग्रुप है जिसका साउंड ए होता है। तो चलिए हम इसको लर्न करते हैं, अभी मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। EIGH ए, EIGH ए, EIGH ए, EIGH ए, EIGH ए। हो गया? नाउ वी आर लर्निंग अनदर ग्रुप, दैट इज OUR, ठीक है। दूसरा लेटर ग्रुप OUR जिसका साउंड अ है। OUR को जब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना तो ये आवर बोला जाता है, इसको ये आर बोला जाता है, ठीक है। बट जब ये किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो इसका साउंड अ होता है, जैसे कि कलर के लास्ट में आता है, कलर, नेबर। ओके, तो OUR अ, OUR अ, OUR अ, OUR अ, OUR अ। ओके, OUR अ हमें याद हो गया, ठीक है। आर कंट्रोल वाउल है, आर साइलेंट है यहाँ पर, और इसे हमें अ पढ़ना है, न कि अर या आवर नहीं पढ़ना है। ब्रिटिश में इसे अ बोला जाता है, जैसे कैसे बोलेंगे हम, ही इज माई नेबर। या फिर कलर के लिए बोलना है तो दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज ब्लू कलर। कलर नहीं बोलेंगे। आप देखोगे कि लोगों का प्रोनाउंसिएशन एकदम डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों ने इस तरह से साउंड को कैच किया हुआ है। ही इज माई नेबर, दिस इज ब्लू कलर। ओके, तो आपको लगेगा ये अलग ही बोल रहे हैं। अब हम इंडिया में बोलेंगे दिस इज ब्लू कलर, ही इज माई नेबर। इसीलिए जो है हम हंसी उड़ती है अगर सही से नहीं बोलना पढ़ना आता है तो, ठीक है। अब हमने ये स्पेलिंग लर्न कर ली, न ए ब, नेबर। इसको पढ़ना आ गया। अब इसकी स्पेलिंग लर्न करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर 4 साउंड है, एन, EIGH, B, OUR, N, EIGH,
B-O-U-R, neighbor, neighbor. N, अच्छे से याद कर लीजिए, 4 साउंड्स हैं, N-E-I-G-H, B-O-U-R, neighbor, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को ये स्पेलिंग लर्न हो चुकी होगी एंड यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. आपको नेबर की स्पेलिंग चैट बॉक्स में लिखनी है विदाउट इधर उधर देखे. इसको भी मैं हटा रही हूँ और आपको अपने मन से लिखना है फास्ट. लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंटिव एंड लर्निंग. Okay, Twinkle, Popo CH, okay, Monica, Teja, Atharv, Popo A15, Utkarsh, Jyoti, Anjuman, Deepa, Preksha. Okay, very nice. Ruhi, very good, very good, very good, everyone. So, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने फटाफट लर्न कर लिया एंड शोज दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग. ओके, नाउ आप लोगों के साथ यहाँ पर एक और चीज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होते हैं. तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारे कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं. तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं. हमने ऐसा देखा है कि आम के लिए हम ऐसे लिखते हैं आ और म, आम. और हम काम के लिए ऐसे लिखते हैं क में आ की मात्रा का और म, काम. ठीक है? तो आ साउंड, आ का जो साउंड हम सुन रहे हैं उसके लिए हमने दो तरीका यूज किया है, एक ये वाला और एक ये आ की मात्रा वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है? बट हिंदी में हमें पता है कि कब आ लिखना है, कब आ की मात्रा लिखनी है. ठीक है? तो यहाँ पर भी एक साउंड के लिए दो तरीके से लिखा गया. बट इंग्लिश में ये चीज हमें नहीं पढ़ाई गई है, इसीलिए हमें दिक्कत होती है. तो अब यहाँ पर मैं एक स्पेलिंग लिखती हूँ, P-A-Y पे एंड P-A-I-D पेड. यहाँ पर A-Y का साउंड A है और A-I का साउंड भी A है. और जो मैंने आपको E-I-G-H बताया नेबर में, वहां पर भी ए साउंड है E-I-G-H का. ठीक है? तो यहाँ दो तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा तरीके से लिखा जाता है एक ही साउंड को. ठीक है? तो ये A-Y हम यहाँ लिख रहे हैं, A-I यहाँ लिख रहे हैं. अब हिंदी में हमें पता है कि अगर आगे आपको सुनाई दे रहा है, मतलब एकदम स्टार्टिंग में आपको कोई वाउल का साउंड, मतलब स्वर का साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे आ से आम, ई से इमली, तो हम ये वाला लिखेंगे. बीच में सुनाई देगा या लास्ट में, तो हम ये वाला लिखेंगे. तो वैसे ही इंग्लिश में भी इसी तरह से रूल्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए आई लेटर जो है ना वो लास्ट में नहीं आता है इंग्लिश के वर्ड्स में. कुछ वर्ड्स हैं जैसे ब्रोकली, वो सारे जो वर्ड्स हैं उसमें वो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड है जहां पर सेम लिपि यूज की जाती है, तो वहां पर आई लास्ट में आता है. बट एज पर इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स आई एम टेलिंग यू कि आई लास्ट में नहीं आता है, उसके प्लेस पे वाई आता है. जहां भी आई आने का टर्न होता है वहां पर वाई आता है. ठीक है? तो आप देखेंगे क्या है ये भी ए, यहाँ हमने आई लिखा, यहाँ हमने वाई लिखा. रीजन कि यहाँ पर लास्ट में डी है बट यहाँ लास्ट में कुछ भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वाई आया. नाउ यू राइट इन चैट बॉक्स सम ऑफ द वर्ड्स लाइक पे, डे, मे, से, पेड, मेड, मेन, चेन, जहां पर AY एंड AI आ रहा है. और एंड यू विल सी दैट दिस इज अ रूल. ओके, निम्बा, पोपो A15, पे कोई वर्ड है नहीं, डे से इट्स फाइन. ओके, उत्कर्ष नहीं, कैन नहीं, वो शॉर्ट वाउल साउंड है, शॉर्ट वाउल साउंड है. कैन इज रॉन्ग. तेज, रियलमी, हितेश, आरती, ज्योति, हितेश. ओके फाइन, फाइन, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन. नाउ
अब फोनिक्स जो मतलब लाइक फोनिक्स जो ये जो मैंने आपको बताई है फोनिक्स के पार्ट्स थे, लेकिन यहाँ मैं जो आपको बता रही हूँ वो स्टेप्स टू लर्न एंड टीच इंग्लिश प्रॉपरली। तो आपको कैसे जाना होता है, पहले फोनिक्स, देन रीडिंग, देन स्पेलिंग, देन वोकेबुलरी, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन ग्रामर, देन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, देन पैराग्राफ राइटिंग एंड देन स्पीकिंग. These are proper steps to learn and teach English. And अगर आप स्पीकिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ग्रामर से स्टार्ट कर रहे हो, कंफ्यूज हो, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रही है, स्पीकिंग में डाल दिया, ग्रामर की क्लासेस करवा दी, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप रॉन्ग स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वहां पर, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, जहाँ की बेस लैंग्वेज इंग्लिश है ना, वहां तो बच्चे बोलते पैदा होते के साथ स्पीकिंग बोल करते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज का जो रूल होता है कि पहले स्पीकिंग सिखाना, पहले लिसनिंग सिखाना, फिर स्पीकिंग, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। यहाँ हम इंडिया में इंग्लिश के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं उसके स्टेप्स आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको जो स्टेप्स बता रही हूँ उससे अगर आप जाते हो, इट विल टेक अबाउट 1 year टू प्रॉपरली लर्न इंग्लिश। बच्चों को करो, आप खुद भी सीखो और सिखाओ, और नहीं तो 20-30 साल तक लोग घूमते रह जाते हैं, कभी ये क्लास करते हैं, कभी वो करते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली द थिंग्स। ओके, पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो, खुद ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आप क्या कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो, 1 साल वाला या फिर 20 साल वाला? If 1 तो type 1 in chat box, if 20 तो type 20 in chat box. आपको लोग बोलेंगे कि 7 दिन में इंग्लिश सीख जाओ, 1 दिन में इंग्लिश सीख जाओ, 48 घंटों में इंग्लिश सीख जाओ, ये सब कुछ फ्रॉड है, सच नहीं है। यहाँ तक कि अभी जो मूवी आई थी, डंकी मूवी अभी बहुत चल रही है, उसमें भी ये बताया गया है कि 3 महीने में इंग्लिश कोई सीख नहीं सकता। वहां पर उन्होंने क्लेम किया कि भाई आप क्यों बोल रहे हो कि 3 महीने में सीख करके विदेश चले जाओगे। नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी कि लोग बोल देते हैं और आप सीख लोगे, नहीं। यू हैव टू गो विथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, देन ओनली यू विल लर्न प्रॉपरली। नहीं तो लोग बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे क्यों, जब 3 महीने में सीख जाएगा कोई भी। तो ठीक है ना, हिंदी मीडियम में पूरे साल पढ़ो और लास्ट में इंग्लिश में डाल दो, 3 महीने में सीख जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज बाय people are taking these steps. Okay, so okay, thank you everyone. Now we are moving ahead कि फोनिक्स के सारे रूल सीख लिए और सिखा दिए तो क्या रीडिंग, स्पेलिंग, लर्निंग ये सब आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमने 5 दिन की क्लास की, हमने 4 दिन की क्लास की, पैसे मेरे बर्बाद हो गए। तो ऐसा होता है कि पैसे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर एक टीचर है जो ऑलरेडी इन्होंने काफी सारी चीजें की थी, रिजल्ट नहीं मिला था। यहाँ मैं खुद एक इंग्लिश टीचर होते हुए मेरे पास ट्रिक नहीं थी कि मैं बच्चों को कैसे रीड करवाऊं पाया। मैम ने उस टाइम मुझे बोला था कि सर यदि आपने प्रॉपर वे में इस कोर्स को देखोगे तो एक दिन शायद आपके सिटीज के आसपास आपका नाम हो जाएगा। उस टाइम मैंने लिटरली इतना ध्यान नहीं दिया। आज मैं फोनिक्स का इतना ट्रेंड टीचर हूँ कि आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं और पूरी स्कूल्स में नहीं, आसपास जो भी मुझे जानने लगे वो मुझे सर नहीं फोनिक्स सर बोलते हैं। ये फोर्स करना चाहता हूँ कि प्लीज इस कोर्स को आप बहुत ध्यान से देखें। मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास स्लॉट ही नहीं है कि मैं उनको ऑनलाइन दूं, जबकि मैंने पेरेंट्स को ये बोला है मैं 45 मिनट्स के 1500 लूंगा, मैं 1000 लूंगा। अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले मेरे केरला से फोन आया था कि है ना सर प्लीज आप है ना 1500 1000 ले लीजिए, लेकिन है ना मेरी बच्चे को 30 मिनट्स ही दे दीजिए। मैंने कहा मैम सॉरी फिलहाल मेरे पास स्लॉट खाली नहीं है। वो कह रहे कैसे भी रात को 8 बजे 9 बजे कैसे भी आप ले लीजिए। मैं फोनिक्स का जो लेता हूँ वो मेरा 15-20,000 एंड ट्यूशन अलग। ओके, ट्यूशन अलग और 15-20,000 आपका आराम से इससे पार्ट टाइम में हो जाता है, ठीक है। यस मैम। और उसके सिवाय स्कूल की सैलरी आती है वो अलग। स्कूल की सैलरी आती है वो अलग। कोई पेरेंट तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी ये अपना इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं। अभी तो घर पे ही लेते हैं, लेकिन इनके पास अभी इतना टाइम भी नहीं है कि वो सब छोड़ करके वो उन चीजों पे ध्यान दे इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, बिकॉज अभी इनके पास इस तरह से इंक्वायरीज आ रही है कि मुझे करना है, हमें आपके पास क्लास करवानी है। तो ये सबके साथ होता है। वंस यू आर ट्रेन्ड, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है।
ये मेरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का फोनिक्स का कंप्लीट कोर्स है, जो इसमें मैंने पूरा डिटेल में फोनिक्स पढ़ाया है और एक एक वर्ड को, एक एक रूल को काफी डिटेल में समझाया हुआ है। और ये चीजें जो है आपको बाहर कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस को इसके अंदर डाला है, जो डेली मुझे रिजल्ट दिखते हैं। और उसके साथ साथ में जो कंप्लीट फोनिक्स है, इसके सिवाय फोनिक्स में कहीं भी कुछ भी और नहीं होता है, ठीक है। और इसका बेस्ट पार्ट है कि इसको मैंने हिंदी में सिखाया और हिंदी के साथ आपको सिखाया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यहाँ मैं आपको इसका दिखाती हूँ पार्ट एक। और उसके बाद फिर हमें का 2 साउंड है, वन इज ग एंड अनदर इज ज। यहाँ पर जी जब हम बोलते हैं तो क्या साउंड आता है, जो लेटर का साउंड है जी, ओके जी। इसलिए बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम जी को ज पढ़ते हैं, बट बेसिकली उसका साउंड ग होता है। और अब हमें उन्हें ये बताना है कि ज कब होता है इसका साउंड और ग कब होता है इसका साउंड, ओके। सो जी मेक्स 2 different sounds, ग and j. When g comes before a u o r l, so it sounds g. जैसा हमने सी के लिए पढ़ा था, सी के लिए पढ़ा था कि सी का साउंड कब होता है, मतलब हार्ड सी का जो साउंड था, द सेम रूल इज ऑल्सो अप्लाइंग ओवर हियर ऑल्सो। मतलब जिस तरह से हार्ड सी का रूल है, द सेम वे में हार्ड जी का भी रूल है। तो सो ये चीज बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच करके समझाना काफी इजी हो जाएगा। तो जी जब ए यू ओ आर एन एल के पहले आता है तो उसका साउंड ग होता है, और जब जी ई आई एन वाई के पहले आता है तो उसका साउंड ज होता है। इसके एक्सेप्शन है। इस तरह से वीडियोस हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आराम से घर पे देख सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, और आपके पास ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए रहते हैं, और आप इसको इजीली समझ करके अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। इस तरह से जब आप सीखते हैं, सिखाते हैं, तो 8 साल का बच्चा भी जो है वो 30 मिनट्स में 60 स्पेलिंग तक कर पाता है। लर्न आराम से कर लेते हैं बच्चे, फटाफट स्पेलिंग लर्न करके आपको दे देंगे। और एक बार अगर स्पेलिंग लर्न करना आ जाता है सही तरीके से, उसके बाद वो आपके लिए टास्क डिफिकल्ट नहीं रह जाता कि बच्चे लिखेंगे कैसे। मुझे लास्ट वीक एक पेरेंट का फोन आया कि मैम मैं अपनी बच्ची को सब कुछ याद करवा करके स्कूल भेजती हूँ, एग्जाम में कुछ भी लिख करके नहीं आती है। ये क्यों हुआ, रीजन क्या था? तो उसको स्पेलिंग ही नहीं आती है, लिखेगी क्या? ओरली वो सब सुना देगी कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, लेकिन लिखने के टाइम में उसको स्पेलिंग ही नहीं आती है, वर्ड्स की घबरा जाती है, नहीं लिख पाती है, पेपर छोड़ के आ जाती है। तो आप लोगों को आधी बार तो पता भी नहीं पता है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद आपको सही से पता चलेगा कि एक्चुअली में बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है और आपको करना क्या है, ठीक है। नाउ वर्क ऑन मेमोरी, दिस इज 6th स्टेप, छठा स्टेप है हमारा। 6th स्टेप है कि मेमोरी के ऊपर आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा दिया, याद नहीं रख पाते हैं बच्चे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो काम करती है हमारे माइंड में, और ये इस चीज के बारे में हमें कभी किसी ने नहीं बताया है। सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये हमारे डेली सबके माइंड में चलती रहती है। जो बच्चे आप बोलते हो ना कि ये बच्चा वीक है, इसको याद नहीं रहता है, मुझे याद नहीं रहता, वो सब कुछ क्या है, सेंसरी, वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का कमाल है। बादाम खिलाने से खाली कुछ नहीं होता है, हाँ कुछ फर्क पड़ता है, बट इट इज नॉट ओनली अबाउट बादाम, ठीक है। सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके साथ ही किसी स्पेसिफिक चीज को याद करवाने का ट्रिक। जैसे कि साइंस पढ़ाने की का जो तरीका है वो अलग है, ग्रामर पढ़ाने का तरीका अलग है, फोनिक्स पढ़ाने का तरीका अलग है, मैथ पढ़ाने का तरीका अलग है। तो जो मैंने आपको बताया दैट आई हैव टेकन सो मेनी ट्रेनिंग्स कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। बीएड में भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखा पढ़ाने का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैंने सीखा
यूके की यूनिवर्सिटी से सीखा किस तरह से लैंग्वेज पढ़ानी है, दैट वी नीड टू लर्न फर्स्ट। देखोगे इसीलिए आपकी जो स्कूल्स में लैंग्वेज टीचर्स अलग होते हैं, साइंस के टीचर्स अलग होते हैं, मैथ के अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका ही टोटली डिफरेंट है। और अगर सही तरीके से आपने सीख लिया, खास करके छोटे Get a बच्चों को personal पढ़ाना, loan from MoneyView तो with फिर zero आपको भी paperwork. बहुत इजी हो Download the जाएगा। app. ठीक है, At सो your ये सारे neighborhood, कॉन्सेप्ट get साथ में 50 to काम 90% करते हैं। off on the नो world's मैटर finest एट व्हाट लेवल sneakers. यू Download the और app योर to shop चाइल्ड इज, now. जस्ट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम We've एंड been वर्क ऑन द through सोल्यूशन। A to यहाँ Z. पर आपको मैंने जो चीजें big भी letter, बताई वो the small 5% थी, letter, and the 95% तक sound and the चीजें song. आपको We अभी just भी go सीखनी through बाकी है। the और letter क्या and the आप sound. आगे बढ़ना चाहते हो तो We'll मैं say आगे the आपको letter कोर्सेज के बारे में बताने and वाली हूँ। repeat the sound. फ्रॉम Okay? हियर यू हैव टू First ऑप्शंस, we या have तो आप letter एग्जैक्ट A. फॉर्मूला सीखो या तो And. फिर ट्रायल एंड एरर Remember करके the पैसे ands. और समय दोनों बर्बाद Repeat. करो। Letter So if you A, are interested to learn more Sound. about the courses paid program, Letter- अगर आप सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हो, आप सीरियस हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। 6 स्टेप फॉर्मूला हमारा खत्म हो चुका है। अब मैं आपको पेड प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी सीरियस हैं, वो टाइप करें यस, ताकि मैं आपको पेड प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी आगे। मेरे जो कम्युनिटी के कोर्सेस हैं जो आप पे करके ज्वाइन कर सकते हो। इफ यू आर सीरियस तो टाइप यस इन चैट बॉक्स, तब मैं आपको आगे बताऊं। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स मूव अहेड। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ लोग सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ सीरियस होते हैं। जो सीरियस होंगे वो आगे बढ़ेंगे, बाकी के लोग ट्रायल एंड एरर करेंगे। सो कोरोना के कारण या फिर किसी भी कारण से बच्चों का बेसिक वीक रह गया, आपको खुद भी इंग्लिश सीखनी है, पढ़ाना है, सीखना है, सिखाना है। नर्सरी, जूनियर, केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, किसी में भी बच्चा हो, इंग्लिश में यही चीजें होती है, यही करना है और कराना है। यू कैन अर्न मनी बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। पेरेंट हो, मनी सेव कीजिए, अर्न करना सीखिए, ट्यूशन लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, नाउ आगे मैं आप लोगों को एक्सेलेंस बंडल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कंप्लीट बंडल है, एक्सेल इन स्टडीज फॉर्मूला का कंप्लीट बंडल है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेल इन स्टडीज फॉर्मूला की एक्चुअल वैल्यू 10,999 है, बट अगर आप सीरियस हो, लास्ट तक रुकते हो, तो अमेजिंग स्पेशल डिस्काउंट आपको ऑफर मिलने वाली है इस कोर्स पे।